हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अवधेश सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी, टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन, सूरजगढ़। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कार्बोक्सिलिक अम्लों के अम्लीय सामर्थ्य पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं क्या होते हैं, जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह यानी COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल में COOH यानी कार्बोक्सिलिक समूह के अलावा अन्य प्रतिस्थापी समूह उपस्थित हों तो वे कार्बोक्सिलिक अम्लों के अम्लीय सामर्थ्य यानी एसिडिक स्ट्रेंथ को प्रभावित करते हैं, अम्लीय सामर्थ्य को इफेक्ट करते हैं। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, यदि कोई प्रतिस्थापी समूह H+ यानी प्रोटॉन के निष्कासन को सुगम बनाता है, यानी अपनी उपस्थिति के कारण से अगर वह कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन आसानी से देता है, या फिर हम कहें कि आयनन के द्वारा बनने वाला यानी प्रोटॉन के निष्कासन के द्वारा बनने वाला जो कार्बोक्सिलेट ऋणायन है, कार्बोक्सिलेट एनायन है, अगर वो स्थायीकृत हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए बाय इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा या बाय रेजोनेंस यानी अनुनाद के द्वारा, तो ऐसे जो प्रतिस्थापी समूह होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड के अम्लीय सामर्थ्य में, एसिडिक स्ट्रेंथ में वृद्धि करते हैं। और जैसे हम जानते हैं कि जो माइनस आई इफेक्ट वाले, जिसे हम कहते हैं ऋण प्रेरण प्रभाव, माइनस आई प्रभाव वाले जो समूह होते हैं वो अपनी उपस्थिति के कारण से जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनके अम्लीय सामर्थ्य में वृद्धि करते हैं। और यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कुछ समूह जो होते हैं उनके अम्लीय सामर्थ्य को निम्न प्रकार से, निम्न ऑर्डर में प्रभावित करते हैं, या हम कहें निम्न ऑर्डर में अम्लीय सामर्थ्य में वृद्धि करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा फ्लोरीन F, इससे थोड़ा कम क्लोरीन Cl, और कम ब्रोमीन, और कम आयोडीन, और यहाँ हो जाएगा कौन, फेनिल ग्रुप। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे जितने मैंने फिलहाल यहाँ तक ग्रुप लिखे हैं उनमें आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करेगा यानी जो सबसे ज़्यादा अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ाएगा वो कौन होगा, फ्लोरीन। उससे थोड़ा कम कौन होगा, क्लोरीन। उससे और कम ब्रोमीन, उससे और कम आयोडीन, और सबसे कम यहाँ कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे फेनिल ग्रुप, फेनिल समूह। और इसके अगर आगे हम बात करें तो यहाँ देखिए इससे ज़्यादा फ्लोरीन से ज़्यादा कौन होगा, CN, साइनाइड ग्रुप। इससे थोड़ा और ज़्यादा किसका होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप NO2, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा ट्राई फ्लोरोमिथाइल ग्रुप का हो जाएगा। तो यहाँ जो मैंने ऑर्डर लिखा है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हो जाएगा यहाँ पर कुछ समूह जो होते हैं वो अम्लीय सामर्थ्य के क्रम को किस प्रकार से इंक्रीज करते हैं, किस प्रकार से वृद्धि करते हैं। तो यहाँ ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा हो जाएगा ट्राईफ्लोरोमिथाइल, थोड़ा कम नाइट्रो, थोड़ा कम साइनाइड ग्रुप, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, और सबसे कम हो जाएगा फेनिल ग्रुप का हो जाएगा। जो यहाँ पर माइनस आई प्रभाव वाले समूह हैं या इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह हैं उन्हीं को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इनका प्रभाव होता क्या है कि ये जो समूह होते हैं ये हमेशा अम्लीय सामर्थ्य में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगी, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह या माइनस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप होते हैं वो करेंगे क्या कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH आबंध है, OH आबंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगी। उससे होगा क्या कि OH जो आबंध होगा, OH जो बॉन्ड होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब OH आबंध में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा, तो OH आबंध क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा,
और वह आसानी से H+ यानी प्रोटॉन को मुक्त कर देगा। और वहां पर होगा क्या कि जो -I प्रभाव वाले जो समूह होंगे वो H+ के निष्कासन के बाद जो कार्बोक्सिलेट एनायन बनेगा उस पर ऋणावेश को फैलाकर उसको स्थायीकृत कर देंगे। यानी जो कार्बोक्सिलेट एनायन जो बनेगा H+ के निष्कासन के बाद उसको ये स्टेबलाइज कर देंगे, स्थायीकृत करेंगे, जिससे अम्लीय सामर्थ्य में वृद्धि हो जाएगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में, और एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर ले रहे हैं क्लोरो एसिटिक एसिड को। और जो ये क्लोरो एसिटिक एसिड है इसकी अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो देखो ये होता है Cl, और Cl से आगे लगा होगा यहाँ पर CH2, और इससे आगे आप लगा देंगे कार्बोक्सिलिक समूह को COOH को। ये हो गया आपका क्लोरो एसिटिक एसिड। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये क्लोरो एसिटिक एसिड में जो यहाँ पर ये Cl लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, इसका होता है -I प्रभाव, इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रवृत्ति होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो होगा क्या, OH बंध के इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, तो इससे होगा क्या कि जब ये OH बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ये खींचेगा तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आप देखेंगे OH बंध में इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा, कम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कम होने से होगा क्या कि ये बंध हो जाएगा दुर्बल, और ये बंध दुर्बल होगा तो यहाँ पर होगा क्या कि जो ये H है ये यहाँ से निष्कासित होगा H+ के रूप में, प्रोटॉन के रूप में। अब जब यहाँ से H प्रोटॉन के रूप में निष्कासित हो जाएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, ये हो गया Cl, यहाँ लगा हुआ है CH2, और यहाँ पर आपको ध्यान है ये आपका यहाँ पर कार्बोक्सिलेट एनायन है। इसको मैंने यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे बीच में लिख दिया मैंने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो एक क्लोरो एसिटिक एसिड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हुआ क्या कि जो Cl है, Cl के -I इफेक्ट के कारण से इसमें होगा क्या, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ में, अम्लीय सामर्थ्य में, जिसे हम कहते हैं अम्लीयता में, यहाँ पर हो जाएगी वृद्धि। यानी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी क्लोरो एसिटिक एसिड की वो बढ़ जाएगी क्लोरीन के -I इफेक्ट के कारण। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बना हुआ जो कार्बोक्सिलेट एनायन है इसमें Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे इस पर क्या होगा, जो कार्बोक्सिलेट एनायन है इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, लो, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इसकी स्टेबिलिटी के बढ़ने से ये करेगा क्या, प्रोटॉन को इजीली प्रोवाइड कराएगा, आसानी से देगा। और क्योंकि ये H+ आसानी से देगा क्लोरीन के कारण से, तो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, अम्लीय सामर्थ्य होगा, वो अधिक हो जाएगा। अब यहां पर हम बात करेंगे हैलोजन परमाणुओं, हैलोजन एटम के -I प्रभाव, या हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव नेचर के क्रम के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हैलोजन परमाणु होते कौन कौन से हैं, ये होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जो मैंने यहाँ पर ये लिखे हैं ध्यान रखेंगे, इसमें सबसे ज़्यादा -I प्रभाव या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग जो नेचर होगी वो होगी फ्लोरीन की, और फ्लोरीन से थोड़ी कम होगी क्लोरीन की, थोड़ी और कम होगी
ब्रोमीन की और सबसे कम होगी यहाँ पर आयोडीन की। यह हो जाएगी यहाँ पर हेलोजन परमाणुओं के माइनस आई इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग जो नेचर है उसका क्रम। अब इस क्रम के आधार पे हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो अल्फा हैलो अम्ल है, अल्फा हैलो एसिड है के अम्लीय सामर्थ्य एसिडिक स्ट्रेंथ का जो क्रम है, ऑर्डर है, उसके बारे में यहां पर हम बात करेंगे। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा हैलो एसिड। तो यहां देखिए मैंने सबसे पहले ये लिखा है, मैंने यहां लगा दिया CH2, यहां लगा दिया COOH। आप जानते हैं COH के पास वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा, और इस अल्फा कार्बन पर मैंने क्या लगा दिया, यहां लगा दिया मैंने फ्लोरीन को, F को। तो ये हो जाएगा मोनोफ्लोरो एसिटिक एसिड। अब देखिए अगला मैंने यहां लिया Cl, आगे लगा दिया यहां पर मैंने CH2 और ये हो गया यहां पर COOH। और यहां पर भी आप देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या है, अल्फा, और इस अल्फा कार्बन पे लगा दिया मैंने Cl को। इसका नाम हो जाएगा मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। अब Cl की जगह पर मैंने यहां लगा दिया Br को, यहां लगा दिया CH2 और यहां लगा दिया COOH। और आप जानते हैं COH के पास वाला कार्बन और अल्फा कार्बन पे मैंने लगा दिया Br को, ये हो गया मोनो ब्रोमो एसिटिक एसिड। अब अगले वाले में मैंने Br की जगह पर मैंने यहाँ पर I लगा दिया अल्फा कार्बन से, तो ये यहाँ पर हो जाएगा मोनो आइडो एसिटिक एसिड। तो जितने भी मैंने यहाँ पे लिए हैं ये सभी के सभी क्या हैं, अल्फा हैलो एसिड हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी में अल्फा कार्बन पर हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है। अब हम बात करेंगे इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर के बारे में, अम्लीय सामर्थ्य के क्रम के बारे में। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जो हैलोजन एटम होते हैं उनके माइनस आई इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव नेचर का जो ऑर्डर है वो ये होता है। तो इसके आधार पर अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा इनमें वो होगा मोनोफ्लोरो एसिटिक एसिड। इससे थोड़ा कम हो जाएगा मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। इससे थोड़ा और कम जो एसिडिक होगा वो होगा मोनो ब्रोमो एसिटिक एसिड। और सबसे कम जो होगा एसिडिक वो हो जाएगा मोनो आइडो एसिटिक एसिड। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग जो ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी जो समूह हैं, उनकी संख्या बढ़ने पर भी क्या होगा कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पर लगा दिया Cl और Cl से मैंने आगे जोड़ दिया CH2 और यहाँ लगा दिया COOH। इसका नाम क्या है, इसको हम नाम देते हैं मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। और जो ये मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड है इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी जो समूह है उनकी संख्या कितनी है, एक ही है, यानी Cl केवल एक है। अब देखिए अगला मैंने यहाँ पर ये लिया, यहाँ लगा दिया CH और मैंने यहाँ पर 2 लगा दिए Cl और यहाँ लगा दिया मैंने COOH। और आप जानते हैं COOH के पास वाला कार्बन क्या है, अल्फा, और जो ये अल्फा कार्बन इस पे क्या आगे 2 Cl आगे, नाम क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा यहाँ पर डाई क्लोरो एसिटिक एसिड। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये डाई क्लोरो एसिटिक एसिड है इसमें इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह यानी Cl कितने हैं, 2 हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये लिया, यहाँ लगा दिया C, यहाँ लगा दिया COOH और मैंने इस वाले कार्बन पर मैंने यहाँ 3 Cl लगा दिए, 3 Cl आगे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पर ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर
जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी जो समूह हैं उनकी संख्या कितनी है? इसमें संख्या है 3। यानी यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला जो ग्रुप है वो केवल एक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो खींचने वाला जो ग्रुप है वो कितने हैं? यहाँ पर 2 हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले जो ग्रुप हैं कितने हैं? यहाँ पर 3 हैं। और यहाँ मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप की संख्या अगर बढ़ेगी तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? बढ़ेगी। अगर आप तीनों में कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर एसिडिक होगा वो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पे ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। ये सबसे अधिक अम्लीय होगा। इसकी तुलना में थोड़ा कम अम्लीय कौन होगा? डाईक्लोरो एसिटिक एसिड होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह 2 हैं। और इनमें सबसे कम अम्लीय कौन होगा? मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, क्योंकि उसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी जो समूह हैं उनकी संख्या कितनी है? 1 है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आप ध्यान रखेंगे। क्या है? कि जो माइनस आई प्रभाव वाले जो समूह हैं उनकी कार्बोक्सिलिक समूह COOH समूह से दूरी बढ़ने पर उनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो कम होती जाएगी। यानी कहने का अर्थ यह है कि अगर कार्बोक्सिलिक समूह से माइनस आई प्रभाव वाले समूह दूर होते जाएंगे तो उनकी जो अम्लीय प्रकृति होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, वो कम होती जाएगी। इस आधार पर हम बात कर रहे हैं अल्फा क्लोरो, बीटा क्लोरो और गामा क्लोरो जो ब्यूटायरिक एसिड है उनके अम्लीय सामर्थ्य का क्रम होगा क्या, वो आप देखिए। तो यहाँ देखिए मैंने सबसे पहले ये लिखा है, यहाँ पर मैंने CH3, ये हो गया CH2, यहाँ लगा दिया मैंने CH, यहाँ लगा दिया मैंने Cl और यहाँ लगा दिया COOH। और आप जानते हैं COH के पास वाला कार्बन क्या होता है? अल्फा। अल्फा पे लगा हुआ है Cl, तो ये हो जाएगा अल्फा क्लोरो ब्यूटायरिक एसिड। अब देखिए मैंने यहाँ पर अगला देखो ये ले लिया, यहाँ लिया मैंने CH3, ये हो गया CH, यहाँ लगा दिया Cl, यहाँ लगा दिया CH2 और ये हो गया COOH। और आप जानते हैं COH के पास वाला कार्बन अल्फा, अगला वाला क्या है? बीटा। और जो ये बीटा वाला कार्बन है इससे क्या लगा हुआ है? Cl, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बीटा क्लोरो ब्यूटेरिक एसिड। अब देखिए अगला मैंने यहाँ पर ये ले लिया, यहाँ लगा दिया मैंने CH2, यहाँ लगा दिया Cl, यहाँ पर लगा दिया आपने CH2 और ये हो गया यहाँ पर COOH। और आपको पता है ही कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा, अगला बीटा, अगला क्या होता है? गामा। तो ये क्या हो जाएगा? गामा क्लोरो ब्यूटायरिक एसिड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मैंने यहाँ पर तीनों कंपाउंड लिए हैं उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसमें आप देखेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास वाले कार्बन से लगा हुआ है Cl, तो इसका अम्लीय सामर्थ्य क्या होगा? सबसे ज्यादा, क्योंकि आप जानते हैं Cl जो होता है उसका होता है माइनस आई प्रभाव, इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रवृत्ति होती है। लेकिन जैसे जैसे कार्बोक्सिलिक समूह से माइनस आई प्रभाव वाले समूह की दूरी बढ़ती जाएगी अम्लीय सामर्थ्य कम होता जाएगा, क्योंकि जो आयनन की प्रवृत्ति है वो भी कम होती जाएगी। इस आधार पर आप देखेंगे कि इन तीनों में जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा वो कौन होगा? वो होगा अल्फा क्लोरो ब्यूटायरिक एसिड। थोड़ा कम कौन होगा? बीटा क्लोरो ब्यूटायरिक एसिड। और सबसे कम कौन होगा? वो हो जाएगा गामा क्लोरो ब्यूटायरिक एसिड। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है, ध्यान रखेंगे कि अगर कार्बोक्सिलिक समूह से माइनस आई प्रभाव वाला समूह दूर होता जाएगा तो उसके अम्लीय सामर्थ्य में कमी आती जाएगी। यदि कार्बोक्सिलिक समूह में, कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित जो प्रतिस्थापित समूह हैं, अगर वह प्रोटॉन के निष्कासन को यानी H+ के निष्कासन को दुष्कर या कठिन बनाता है और H+ के निष्कासन से बना जो कार्बोक्सिलेट एनायन है, कार्बोक्सिलेट ऋणायन है,
उसको अस्थायी बनाता है, अनस्टेबलाइज करता है। तो यह आप देखेंगे कि जो अम्लीय सामर्थ्य होगा उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। यानी कहने का अर्थ यह है कि अगर कोई प्रतिस्थापी समूह प्रोटॉन के निष्कासन को कठिन बना देगा तो क्या होगा, और साथ में जो कार्बोक्सिलेट एनायन है उसको अनस्टेबलाइज करेगा तो अम्लीय सामर्थ्य कम हो जाएगा। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होते हैं जिनको हम प्लस आई प्रभाव वाले समूह या हम इनको इलेक्ट्रॉन दाता समूह भी कहते हैं, इनकी उपस्थिति के कारण से जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनके अम्लीय सामर्थ्य में कमी आती है। और आप ध्यान रखेंगे कि सभी जो एल्किल ग्रुप होते हैं, एल्किल समूह होते हैं, उनका प्लस आई प्रभाव यानी इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी प्रभाव होता है। और यहाँ पर हम कुछ जो एल्किल समूह हैं उनके प्लस आई प्रभाव यानी इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी जो प्रभाव है उसके ऑर्डर के बारे में, उसके क्रम के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया CH3 ग्रुप ले लिया, और जो ये CH3 ग्रुप है इसको हम नाम देते हैं मैथिल समूह। अगला देखिए मैंने यहाँ पर ये ले लिया CH2CH3, इसको हम नाम देते हैं एथिल समूह। अगला देखिए मैंने यहाँ पर ये लिया, यहाँ पर CH3 और ये फ्री वैलेंसी, इसको हम नाम देते हैं आइसोप्रोपिल समूह। और अगला देखिए मैंने यहाँ पर ये लिया CH3 और ये फ्री वैलेंसी, और जो ये ग्रुप है इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप, टर्शियरी तृतीयक ब्यूटिल समूह। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर एल्किल समूह में आकार बढ़ता जाएगा, अगर एल्किल समूह का, तो उनका प्लस आई प्रभाव भी बढ़ता जाएगा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने मैंने लिखे हैं, तृतीयक ब्यूटिल ग्रुप, आइसोप्रोपिल ग्रुप, एथिल ग्रुप, मैथिल ग्रुप, तो सबसे ज्यादा जो प्लस आई प्रभाव होगा वो होगा तृतीयक ब्यूटिल समूह का, तृतीयक ब्यूटिल ग्रुप का, और थोड़ा कम जो होगा वो होगा आइसोप्रोपिल समूह का, और कम होगा एथिल समूह का, और सबसे कम होगा यहाँ पर मैथिल समूह का। और ये हो गया इनके प्लस आई प्रभाव का क्रम विभिन्न एल्किल समूहों का। अभी आपको मैंने बताया कि अगर प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा तो अम्लीय सामर्थ्य क्या होगा, कम होगा। तो अब हम बात करें इस आधार पर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं उनकी अम्लता का क्रम निम्न है। तो यहां देखिए सबसे पहले मैंने यहां पर लिया HCOOH, और आप जानते हैं जो मैंने यहां पर ये लिया है इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। अब इसके बाद देखो मैंने अगला लिया यहां पर CH3COOH, यहां जो लिया है इसका नाम है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट देखिए मैंने यहां पर ये लिया CH3CH2COOH, इसका नाम है प्रोपियोनिक एसिड। और प्रोपियोनिक एसिड के बाद अगला एसिड देखो मैंने यहां पर ये लिया CH3 का होल ट्वाइस CHCOOH, इसका नाम है आइसोब्यूटायरिक एसिड। और अगला लिया मैंने यहां पर CH3 का होल थ्राइस CCOOH, इसका नाम है यहां पर ट्राई मैथिल एसिटिक एसिड। ये मैंने यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड लिए हैं। और यहां पर आप देखेंगे जितने मैंने यहां पे लिए हैं, अगर प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा अम्लीय सामर्थ्य कम होगा। तो आप देखेंगे इसमें यहां पर केवल कौन लगा हुआ है, यहां पर इसमें H लगा हुआ है जिसका आकार छोटा है। अगले वाले में देखोगे आप यहाँ पे क्या आ गया, मैथिल ग्रुप आ गया, यानी यहाँ पे इसकी तुलना में इसका आकार क्या हो गया, बढ़ गया, प्लस से प्रभाव भी
बढ़ेगा। यहाँ पे मैथिल की जगह पे आप देखेंगे अगले वाले में यहाँ आ गया एथिल समूह, यानी प्लस आई प्रभाव और ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ पर आ गया आइसो प्रोपिल समूह आ गया, प्लस आई प्रभाव और ज़्यादा बढ़ गया। और यहाँ पर आ गया टर्शियरी ब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल समूह आ गया, प्लस आई प्रभाव और ज़्यादा हो गया। और आपको मैंने बताया था कि प्लस आई प्रभाव जितना ज़्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम हो जाएगी। तो जितने मैंने यहाँ पे लिखे हैं इन सब में सबसे ज़्यादा मोर एसिडिक जो होगा वो कौन होगा? वो हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। उसके कंपेयर में थोड़ा कम अम्लीय कौन होगा? एसिटिक एसिड। और कम प्रोपियोनिक एसिड, और कम आइसोब्यूटायरिक एसिड, और सबसे कम हो जाएगा ट्राइमिथाइल एसिटिक एसिड। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो कम होती जाएगी। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि फॉर्मिक अम्ल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो एसिटिक एसिड की तुलना में अधिक होती है। ये है फॉर्मिक एसिड और ये है अपना एसिटिक एसिड। और आप देख रहे हैं एसिटिक एसिड में CH3 ग्रुप जो है मेथिल समूह है, इसका होता है प्लस आई प्रभाव। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि एसिटिक एसिड में जो मेथिल ग्रुप है उसके प्लस आई प्रभाव से होगा क्या? किसका जो ये OH आबंध आप देख रहे हैं OH बॉन्ड, इस OH बॉन्ड में होगा क्या कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर OH आबंध का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व के अधिक होने से होगा क्या कि यहाँ पर H+ का निष्कासन आसानी से नहीं होता। और साथ में आप देखेंगे कि जो एसीटेट आयन जो बनेगा उस आयन में जो मेथिल ग्रुप है जिसका इलेक्ट्रॉन दाता प्रभाव होता है, उसके कारण से जो एसीटेट आयन होगा उसमें ऋणावेश का प्रसरण यानी डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज इन एसीटेट आयन ये भी नहीं हो पाता, जिससे फॉर्मेट आयन की तुलना में जो एसीटेट आयन है उसका स्थायित्व कम हो जाता है। और एसीटेट आयन के स्थायित्व के कम होने से, स्टेबिलिटी के कम होने से जो हमारा एसिटिक एसिड है वो कम अम्लीय हो जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने ये लिखा H और ये हो गया C, यहाँ लगा दिया मैंने O और यहाँ लगा दिया मैंने O, और यहाँ पर कर दिया मैंने आंशिक द्विबंध, और यहाँ लगा दिया मैंने बीच में नेगेटिव चार्ज। जो यहाँ पर ये आयन लिखा है ये कौन सा आयन है? ये होता है फॉर्मेट आयन। और जो ये फॉर्मेट आयन है ये आपको मिलेगा फॉर्मिक अम्ल के आयन से। और यहाँ देखिए मैंने लिखा CH3, ये हो गया कार्बन, यहाँ लगा दिया O, यहाँ पर भी लगा दिया मैंने O, और यहाँ कर दिया मैंने आंशिक द्विबंध, और यहाँ बीच में लगा दिया मैंने नेगेटिव चार्ज। जो आयन है इस आयन का नाम क्या है? इसका नाम है एसीटेट आयन। ये किससे मिलेगा आपको? एसिटिक एसिड के आयन के द्वारा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ये एसीटेट आयन है इसमें जो ये CH3 ग्रुप है इसके मेथिल समूह के कारण से इसमें होगा क्या कि जो नेगेटिव चार्ज होगा उसका डिस्पर्सल या ऋणावेश का प्रसरण नहीं हो पाएगा। तो ये जो आयन होगा ये तो हो जाएगा यहाँ पर क्या? कम स्थायी होगा, लेस स्टेबल होगा। किसके कंपेयर में? फॉर्मेट आयन के कंपेयर में। लेकिन जो ये फॉर्मेट आयन है इसमें आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इसका जो तुलनात्मक जो स्थायित्व है, कंपैरेटिव जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? इसकी अधिक हो जाएगी। किसकी तुलना में? एसीटेट आयन की तुलना में। इसीलिए हम कहते हैं कि एसिटिक अम्ल की तुलना में जो हमारा फॉर्मिक एसिड होता है यह अधिक अम्लीय है। और यह क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि एसिटिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल में कौन अधिक अम्लीय है और क्यों। तो आपको इस आधार पर उसको एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो फेनिल समूह है क्या होता है? C6H5। अगर फेनिल समूह जो होता है
इसका होता है -I प्रभाव, यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रवृत्ति होती है। और यदि यह समूह कार्बोक्सिल समूह यानी COOH से जुड़ता है तो यह एसिडिटी को बढ़ाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पर एक तो लिया फॉर्मिक एसिड और एक यहाँ लिया मैंने क्या, एसिटिक एसिड। और आप अभी पढ़ चुके हैं कि फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में अधिक अम्लीय कौन होता है, फॉर्मिक अम्ल। अगर आप यहाँ पर फेनिल समूह लगा होगा कार्बोक्सिल समूह से, यानी आप यहाँ पर क्या ले लें, आप यहाँ पर ले लें बेंजोइक एसिड को। और जो ये बेंजोइक एसिड है इसका अम्लीय सामर्थ्य होगा क्या, एसिटिक अम्ल की तुलना में तो हो जाएगा अधिक। तो अगर आप इन तीनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो सबसे अधिक अम्लीय होगा वो कौन हो जाएगा, वो होगा फॉर्मिक एसिड। थोड़ा कम कौन होगा, बेंजोइक एसिड। और सबसे कम कौन होगा, यहाँ पर एसिटिक एसिड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। और आप ध्यान रखेंगे कि यदि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की जो फेनिल रिंग है, फेनिल वलय है, अगर उस पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह यानी -I प्रभाव वाला समूह, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं अपना NO2 ग्रुप, नाइट्रो समूह, इसका होता है -I प्रभाव। अगर ये फेनिल रिंग पर प्रेजेंट होगा तब तो क्या होगा, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी अम्लीय सामर्थ्य बढ़ जाएगा। लेकिन यदि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों की फेनिल वलय पर कोई इलेक्ट्रॉन दाता समूह यानी +I प्रभाव वाला समूह, जैसे देखो मैंने यहाँ पर ये लिया OCA3 मेथॉक्सी ग्रुप ले लिया, ये क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। अगर ये होगा रिंग पर, वलय पर, तो इसकी प्रेजेंस से होगा क्या कि जो अम्लीय सामर्थ्य होगा उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और एक बात पहले आप पढ़ चुके हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि जो अम्लीय सामर्थ्य होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, वो pKa मान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी pKa का मान जितना ज्यादा होगा उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, अम्लीय सामर्थ्य होगा, उतना ही कम होगा। तो यहाँ देखिए मैंने सबसे पहले ये ले लिया, ये देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, ये तो ली मैंने यहाँ पर बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है इसके ऊपर मैंने यहाँ पर COOH ग्रुप को मैंने यहाँ लगा दिया। और आप जानते हैं कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर आप कार्बोक्सिलिक समूह को लगा दोगे तो इसका नाम होता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल। और जो ये बेंजोइक अम्ल है इसके लिए जो pKa का जो मान होता है ये होता है 4.19, ये इसका pKa मान है बेंजोइक एसिड का। अब क्या किया, जो ये बेंजोइक एसिड है इसकी जो रिंग है उस पर मैंने लगा दिया -I प्रभाव वाला समूह। यहाँ देखो आपको पता है ही COOH लगा हुआ है, और मैंने यहाँ लगा दिया नाइट्रो समूह को। और आप जानते हैं नाइट्रो समूह कैसा होता है, -I या इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये इसका नाम है। और आप जानते हैं कि जो ये नाइट्रो समूह होगा ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। तो होगा क्या कि ये अम्लीय सामर्थ्य में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। अम्लीय सामर्थ्य में वृद्धि कब होगी, जब pKa का मान क्या हो जाएगा, कम। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इसके लिए pKa का जो मान होता है ये होता है 3.41 होता है, यानी इसकी तुलना में इसका अम्लीय सामर्थ्य क्या हो गया, अधिक हो गया। और आप देख रहे हैं प्रोक्शन किया pKa मान से स्पष्ट हो गया कि इसका मान कम हो गया तो अम्लीय सामर्थ्य हो गया अधिक। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, जो बेंजोइक एसिड है इसकी रिंग पर मैंने अब लगा दिया इलेक्ट्रॉन दाता समूह। यहाँ पर आपको पता है ही COOH लगा हुआ है
और मैंने यहाँ पर लगा दिया OCH3 मैथॉक्सी समूह लगा दिया। और आपको मैंने बताया था कि जो ये मैथॉक्सी समूह क्या होता है, प्लस आई प्रभाव या इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, तो इसका यहाँ पर नाम हो जाएगा 4 मैथॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये हो गया इसका नाम। और आपको ध्यान है कि जो ये मैथॉक्सी ग्रुप है यह एक इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो होगा क्या कि यहाँ पर इसके लिए जो P के मान हैं वो होंगे ज़्यादा, और इसके लिए P के का जो मान है वो होगा 4.46। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बेंजोइक एसिड पर इसकी वलय पर जब नाइट्रो ग्रुप आ गया तो अम्लीय सामर्थ्य क्या हो गया, बढ़ गया। किससे पता लगा आपको, P के मान से, क्योंकि मान क्या हो गए, कम। लेकिन जब इसकी रिंग पर कोई इलेक्ट्रॉन दाता समूह आ गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया, जैसे मैथॉक्सी ग्रुप आ गया, तो होगा क्या कि P के मान क्या हो गए इसकी तुलना में ज़्यादा हो गए, तो अम्लीय सामर्थ्य क्या हो गया इसका, कम। तो अगर आप तीनों में कंपेयर करें तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो अम्लीय सामर्थ्य हो जाएगा वो तो होगा 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड का। थोड़ा कम जो होगा वो किसका होगा, बेंजोइक एसिड का। और सबसे कम जो होगा वो किसका हो जाएगा, 4 मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड का हो जाएगा। इस प्रकार से हमने आज जो बात की वो बात की हमने कार्बोक्सिलिक अम्लों के अम्लीय सामर्थ्य पर प्रतिस्थापियों के प्रभाव के बारे में, यानी इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। धन्यवाद।